विद्यार्थियों, आज हम BA द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत प्रश्नपत्र भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सभा की स्थिति, संगठन व कार्यक्रम का मूल्यांकन, यानी संविधान सभा की स्थिति और संगठन को लेकर के किस प्रकार आलोचकों ने आलोचनाएं की है, किस प्रकार के प्रश्न संविधान सभा को लेकर के उठाए हैं, क्या वो प्रश्न वाजिब हैं, इसको लेकर के हम एक समीक्षा करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। पहला तो ये है, क्या संविधान सभा को प्रभुत्व संपन्न माना जाए? जैसा कथन है, प्रभुत्व संपन्न संस्था थी क्या संविधान सभा? यानी प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि संविधान सभा पर कोई बाह्य नियंत्रण था या नहीं। अगर हम प्रारंभिक या सिद्धांतिक दृष्टि से देखा जाए तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था, फिर माउंटबेटन योजना द्वारा उसको संशोधित किया गया, फिर भारत या स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा भी उसको कुछ प्रभाव पड़ा। आलोचक ये कहते हैं कि जो संविधान सभा का गठन हुआ वो ब्रिटिश नियंत्रण में हुआ था, वो एक प्रभुत्व संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संस्थान है, लेकिन ये वास्तविकता नहीं। हमारी संविधान सभा पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में एक अंधेरी घाटी से निकलकर स्वतंत्रता की सूर्य किरणों तक पहुंची। संविधान सभा के अनेक लोगों ने तार्किक आधार पर आलोचना की, जो हम प्रमुख रूप से इस प्रकार देख सकते हैं। ब्रिटिश संसद के एक वाद विवाद में विंस्टन चर्चिल ने संविधान सभा की वैधता को ही चुनौती दी। संविधान सभा के सदस्य M.R. जयकर ने भी विचार व्यक्त किया कि संविधान सभा एक संप्रभु संस्था है और संविधान सभा की शक्तियां मूलभूत सिद्धांतों एवं प्रक्रियाओं दोनों ही दृष्टि से मर्यादित है, सीमित है। यह दृष्टिकोण था संविधान सभा के सदस्य M.R. जयकर का। M.R. जयकर के विचार का आधार यह था, यानी M.R. जयकर ने ऐसा क्यों कहा? उनका यह मानना था कि संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के अधीन अस्तित्व में आई है, यानी भारतीय लोगों द्वारा इसको नहीं बनाया गया। ये तो कैबिनेट मिशन योजना की क्रियान्वित मात्र है, ब्रिटिश संसद की सत्ता के ही अधीन थी। संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना में वर्णित संविधान की मूल रूपरेखा में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती थी, यानी जैसा कैबिनेट योजना में प्रावधान किया गया था वैसा ही संविधान सभा को संविधान तैयार करना था, उसी पैटर्न में करना था, उसको अलग प्रकार का नहीं बना सकती थी, ऐसा M.R. जयकर का मानना था। संविधान सभा का आह्वान ब्रिटिश राजा के अधिकार पर गवर्नर जनरल द्वारा किया गया, लेकिन संविधान सभा के अधिकांश सदस्यों ने जो प्रतिबंध कैबिनेट मिशन योजना द्वारा लगा हुआ था, जो ब्रिटिश संसद द्वारा लगा हुआ था, उनको अस्वीकार कर दिया और संविधान सभा की संप्रभुता पर जोर दिया। N.G. आयंगर ने संविधान सभा में 11 दिसंबर 1946 को पूर्ण प्रभुता के विचार को स्पष्ट करते हुए कहा, इस संविधान सभा का स्रोत यह नहीं है कि इसके निर्माता सम्राट की सरकार के 3 सदस्य थे, अपितु इसका स्रोत तो यह है कि उनके प्रस्तावों को, यानी कैबिनेट मिशन के सदस्यों के प्रस्तावों को भारतीय जनता ने स्वीकार कर लिया। जवाहरलाल नेहरू ने N.G. आयंगर के विचार की पुष्टि करते हुए कहा, सरकारें राज्य के पत्रों से पैदा नहीं होती, वास्तव में वे जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती हैं। हम आज यहाँ यानी संविधान सभा में इसलिए एकत्रित हो पाए हैं क्योंकि हमारे पीछे भारतीय जनता की शक्ति है। जहां तक जनता कोई दल या वर्ग नहीं वरना समूची जनता चाहेगी, वहां तक हम संविधान सभा में रहेंगे। संविधान सभा ने अपनी 2 कार्यवाहियों द्वारा पूर्ण प्रभुता को प्रदर्शित भी किया।
नंबर 1, संविधान सभा ने यह प्रस्ताव पारित किया कि ब्रिटिश सरकार या अन्य किसी भी सत्ता के आदेश से संविधान सभा का विघटन नहीं होगा। संविधान सभा को उसी समय भंग किया जाएगा जबकि संविधान सभा स्वयं 2/3 बहुमत से भंग करने का प्रस्ताव पारित कर दे। दूसरी कार्रवाई, संविधान सभा ने सभा के संचालन की पूर्ण शक्ति अपने निर्वाचित सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दे दी या इस पद पर बैठने वाले व्यक्ति को सौंप दी। इस प्रकार भारतीय संविधान सभा ने संविधान निर्माण का कार्य पूर्ण प्रभुता या संप्रभुता की भावना से प्रारंभ किया। 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो जाने के बाद संविधान सभा पर कैबिनेट मिशन द्वारा लगाए गए प्रतिबंध वैधानिक या कानूनी दृष्टि से भी समाप्त हो गए और संविधान सभा पूर्ण संप्रभु संस्था बन गई। आलोचकों ने दूसरी आपत्ति ये कही है कि क्या संविधान सभा एक प्रतिनिधिक संस्था थी। इस प्रश्न का मतलब यह है, क्या उस समय भारतीय जनता विभिन्न धर्मों, विभिन्न जातियों, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व संविधान सभा में हुआ था। इस प्रश्न को भी हम स्वीकार करते हैं। उस समय तत्कालीन आवश्यकता को देखते हुए संविधान सभा में हर जाति, हर धर्म को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। अल्पसंख्यकों, वंचितों, पिछड़ों, दलितों को उनकी संख्या के अनुपात से भी ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया गया। संविधान सभा की संप्रभुता के साथ ही उसकी प्रतिनिधित्वता पर भी आक्षेप किया गया था। राष्ट्रीय कांग्रेस के समाजवादी वर्ग और अन्य कुछ दलों द्वारा आपत्ति की गई कि संविधान सभा के सदस्यों का अप्रत्यक्ष चुनाव होने के कारण इसे भारतीय जनता की प्रतिनिधि संस्था नहीं कहा जा सकता। इस वर्ग के नेता जयप्रकाश नारायण ने ऐसा ही मत व्यक्त करते हुए कहा था कि यह संविधान सभा अपने गठन में उस संविधान सभा से बहुत भिन्न है, अलग है, जिसकी रूपरेखा पंडित नेहरू ने हमारे सामने रखी थी। इसकी रचना ब्रिटिश सरकार ने की है, अतः इसके द्वारा हमें उस स्वतंत्रता को पाने की आशा कदापि नहीं कर सकते जिसके लिए हम संघर्ष करते रहे। जयप्रकाश नारायण और उसके वर्ग द्वारा इस बात पर बल दिया गया कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव वैश्विक मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा किया जाना चाहिए। प्रतिनिधिक संस्था वाली बात सिद्धांतिक दृष्टि से जरूर स्वीकार की जा सकती है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो संविधान सभा उस समय भी एक प्रतिनिधिक संस्था की सारी शर्तें पूरी करती है। नंबर 1, कांग्रेस के द्वारा कैबिनेट योजना के संविधान सभा संबंधी प्रस्ताव को किसी आदर्श के आधार पर नहीं, वरना इस आधार पर अपनाया गया था कि तत्कालीन परिस्थितियों में संभवतः यह प्रस्ताव ही एकता को बनाए रख सकेगा। उस समय प्रत्यक्ष चुनाव करवाना संभव नहीं थे क्योंकि 17 करोड़ मतदाता थे देश में और एक बहुत लंबा समय इस चुनावी प्रक्रिया में जाया हो जाता और तत्कालीन परिस्थितियां इस बात की इजाजत नहीं दे रही। नंबर 2, इस संदर्भ में यह भी कहा जा सकता है कि यदि संविधान सभा के सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव होता तो भी संविधान सभा का स्वरूप कम या अधिक मात्रा में ऐसा ही होता, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से 1952 में जब देश में आम चुनाव हुए तो वो संविधान सभा के सदस्य लगभग वापस चुनाव जीत करके संसद में आ गए। तो हम ये कह सकते हैं कि मतदाताओं का उन सदस्यों पर विश्वास था। नंबर 3, तत्कालीन भारतीय राजनीति के सर्वाधिक प्रमुख दल कांग्रेस ने संविधान सभा को अधिकाधिक प्रतिनिधि स्वरूप प्रदान करने की चेष्टा की। गैर कांग्रेसी प्रतिभावान लोगों को कांग्रेस ने संविधान सभा की सदस्यता प्रदान कर प्रतिनिधित्व को विस्तृत बनाया। जो गैर कांग्रेसी सदस्य थे उनमें प्रमुख थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, A.K. अय्यर, N.G. अयंगर,
के संथानम, M.R. जयकर, सच्चिदानंद सिन्हा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बी शिवाराम, डॉक्टर राधाकृष्णन, के.टी. साहा, M.C. मुखर्जी, हरदेनाथ कुंडू। तेज बहादुर सप्रू और जयप्रकाश नारायण को भी विधानसभा की सदस्यता के लिए आमंत्रित किया गया था, किंतु तेज बहादुर सप्रू ने स्वास्थ्य कारणों से सदस्यता लेने से इनकार कर दिया, जबकि जयप्रकाश नारायण ने विधानसभा की सदस्यता संबंधी प्रस्ताव को ठुकरा दिया। मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि रहे व विधानसभा के सदस्य मोहम्मद सादुल्ला को प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी का सदस्य बनाया गया। संविधान सभा में अल्पसंख्यक वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त था, जो इस प्रकार हम समझ सकते हैं। नेपाली समुदाय से एक सदस्य जो बंगाल से निर्वाचित होकर के आया था, सिख 5 सदस्य थे जो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो संख्या निर्धारित थी उससे एक सदस्य ज्यादा प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ था। पारसी समुदाय के 3 सदस्य थे, ईसाई धर्म या ईसाई संप्रदाय के 7 सदस्य संविधान सभा में थे, आंग्ल भारतीय समुदाय के 3 सदस्य संविधान सभा में थे, पिछड़ी हुई जनजातियों के 5 सदस्य संविधान सभा में थे, अनुसूचित जातियों के 33 सदस्यों को संविधान सभा में प्रतिनिधित्व मिला था, मुस्लिम समुदाय के 31 सदस्यों को संविधान सभा में प्रतिनिधित्व मिला था, जबकि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार शेष भारत में रहे मुस्लिम क्षेत्र के हिसाब से 28 सदस्य बनने थे, यानी उनकी संख्या के अनुपात से ज्यादा प्रतिनिधित्व संविधान सभा में सदस्यों को मिला हुआ था। विभाजन योजना के बाद जब विदेशी रियासतों के प्रतिनिधियों के अलावा संविधान सभा का गठन हो चुका था, अल्पसंख्यकों को 235 में से 88 यानी 36% प्रतिनिधित्व प्राप्त था। अनुसूचित जातियों के भी 33 सदस्य थे। साम्यवादी दल का कोई भी सदस्य पुनर्गठित संविधान सभा के लिए निर्वाचित नहीं हुआ, लेकिन मार्क्सवादी और फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे। समाजवादी दल ने प्रतिनिधित्व स्वीकार कर लिया था, जिसके नेता जयप्रकाश नारायण थे। हिंदू महासभा के 2 भूतपूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस जयकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी संविधान सभा के सदस्य थे। के संथानम ने कहा है, जनमत या जनता का कोई भी ऐसा वर्ग नहीं था जिसे संविधान सभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो। बी शिवाराय ने भी के संथानम के वक्तव्य से विचारों से सहमति प्रदान की है। संविधान विशेषज्ञ ग्रेनविल पोस्टिन ने भी कहा था, एक प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित और इस दृष्टि से भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी न होने पर भी संविधान सभा अत्यधिक प्रतिनिधित्वात्मक संस्था थी, यानी प्रतिनिधित्व तो बहुत ज्यादा था। तीसरी आपत्ति ये की जाती है आलोचकों द्वारा कि क्या संविधान सभा को लोकप्रिय अनुज्ञप्ति प्राप्त थी, यानी जनता का समर्थन संविधान को प्राप्त हो गया था क्या? यानी संविधान सभा ने जो संविधान बनाया क्या उसको जनता ने स्वीकार कर लिया था? लोकप्रिय अनुज्ञप्ति यानी जनमत संग्रह हो गया था क्या? सिद्धांतिक दृष्टि से देखें तो भारत में उस समय जनमत संग्रह संविधान पर नहीं कराया गया। आलोचकों के अनुसार संविधान को जनमत संग्रह के अंतर्गत जनता से अनुसमर्थित नहीं कराया गया, इसलिए ये कहा जा सकता है कि संविधान को लोकप्रिय अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं थी। परंतु व्यवहार में देखा जाए तो जनमत संग्रह उस समय उन परिस्थितियों में संभव नहीं था। संविधान आज तक निरंतर प्रचलित है, ये इस बात का प्रमाण है कि संविधान को भारतीय जनता की स्वीकृति प्राप्त थी। ग्रेनविल के अनुसार संविधान सभा में निर्णय लेने की श्रेष्ठतम प्रक्रिया को अपनाया गया, यानी संविधान सभा में जो कार्यवाही हुई उसको लेकर के ग्रेनविल पोस्ट ने अपने विचार व्यक्त किए और जो निर्णय प्रक्रिया थी उसको ग्रेनविल पोस्ट ने श्रेष्ठतम या सबसे अच्छी प्रक्रिया कहा है, जो 3 सिद्धांतों पर आधारित थी। उसमें पहला है सहमति से निर्णय, यानी निर्णय थे वो सहमति से हुए थे, मत विभाजन नहीं हुआ था। संविधान के संघीय और भाषाई प्रावधान, अल्पसंख्यकों के संबंध में की गई व्यवस्थाएं, संविधान की प्रस्तावना और संसद के संबंध में किए गए प्रावधान आदि सहमति से निर्णय के आधार थे। ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार सर्वसम्मति के आधार पर निर्णय लेने में सहायता करने वाले 3 तत्व थे। पहला तत्व है संविधान सभा में एकता का वातावरण था,
कोई भी सदस्य संविधान सभा से अपने आप को अलग या किसी गुटबाजी में नहीं पाता था। वो निष्पक्ष ढंग से अपनी अंतरात्मा की आवाज से काम कर रहा था। दूसरा, संविधान सभा में आदर्श संवादिता का वातावरण, सभी एक आदर्श संविधान बनाने के लिए लगे हुए थे। और तीसरा, संविधान सभा में राष्ट्रीय उद्देश्य की विद्यमानता थी। कोई भी व्यक्तिगत हित, कोई जातीय हित, कोई धार्मिक हित को लेकर के काम नहीं कर रहा था। एक ही उद्देश्य था, राष्ट्रीय उद्देश्य, राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र के लिए संविधान का निर्माण करना। और तीसरा था समायोजन, दूसरा था समायोजन का स्थान। पहला सहमति से निर्णय, दूसरा समायोजन का स्थान। इसका अर्थ है दो ऐसे तत्वों के बीच समन्वय स्थापित करने से जिन्हें अब तक परस्पर विरोधी समझा जाता था। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने समायोजन के सिद्धांत को भरपूर ढंग से अपनाया। जैसे नंबर 1, संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था के तत्वों के बीच में समन्वय स्थापित कर दोनों के गुणों को अपना लिया गया। नंबर 2, गणतंत्रीय व्यवस्था के साथ साथ राष्ट्रमंडल की सदस्यता को भी संविधान विशेषज्ञों ने स्वीकार कर लिया और दोनों साथ साथ बने भी रहे और आज तक चले आ रहे। नंबर 3, केंद्रीय शासन, केंद्र सरकार और पंचायती राज व्यवस्था के बीच भी समन्वय स्थापित किया गया। केंद्रीय शासन राज्य सरकारों के प्रावधान के साथ तीसरी कड़ी के रूप में पंचायती राज को भी मान्यता अप्रत्यक्ष रूप से दे दी गई। और तीसरा सिद्धांत था परिवर्तन के साथ चयन की कला। संविधान विशेषज्ञों ने, संविधान सभा के सदस्यों ने परिवर्तन के साथ चयन की कला को भी भरपूर अपनाया। अगर गृह कार्य की दृष्टि देखें तो दो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारतीय संविधान सभा अप्रत्यक्ष रूप से संप्रभु और एक प्रतिनिधिक संस्था थी, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 2, ग्रेनविल औसत ने कौन कौन से आधार पर संविधान सभा की निर्णय प्रक्रिया को श्रेष्ठतम कहा है? ये दो प्रश्न। इस कोरोना महामारी के संकट में सभी विद्यार्थियों से आशा करता हूं कि वो सामाजिक दूरी की पालना कर रहे होंगे, परिवार के सदस्यों को भी समझा रहे हैं और अन्य लोगों को भी इस प्रकार का मैसेज और संदेश दे रहे होंगे। हम सभी को इसकी पालना करनी है और कोरोना को मात दे करके राष्ट्र निर्माण और राज्य निर्माण में भूमिका अदा करनी है। आज इतना ही, शेष अगली क्लास। जय हिंद।